हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्ना मोमेंट चैनल पर स्वागत करती हूं। यू आर मोस्ट वेलकम लर्ना मोमेंट चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिफरेंसेस ऑफ द जो धन विधेयक है और जो साधारण विधेयक है, यानी ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या अंतर है। दोनों में कौन सा साधारण बिल होता है, विधेयक होता है, और कौन सा धन विधेयक होता है। तो इसमें हम अंतर देखेंगे, आखिर क्या दोनों में अंतर है। तो देखिए, संसद में जो है विधायी प्रक्रिया होती है, तो कोई भी विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है, ठीक है। और अगर हम विधेयक की बात करें तो संसद में जो जितने प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उनको चार भागों में कैटेगराइज किया गया, चार भागों में उसको वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। जिसमें नंबर 1 साधारण बिल, धन बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं। तो यहाँ पे चार प्रकार के विधेयक की बात होती है, लेकिन हम बात करेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में, ठीक है। धन विधेयक का संविधान में मेंशन जो है अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो ये बात याद रखना है। तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है और 109 में जो है धन विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया उसके बारे में बात की गई है। तो हम पहले बात करेंगे जो है साधारण विधेयक। तो देखिए, साधारण विधेयक के बारे में जब बात करते हैं तो साधारण विधेयक को लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी पेश किया जा सकता है। यानी साधारण विधि को, ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा या लोकसभा कहीं पे भी पेश किया जा सकता है। लेकिन जब हम धन विधेयक की बात करते हैं तो इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ कि साधारण विधेयक को हम सदन के किसी भी यानी संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, और लेकिन हम जब धन विधेयक की बात करते हैं तो वो केवल जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात है, साधारण विधेयक को मंत्री या किसी भी सामान्य सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी साधारण विधेयक की बात करें तो वो मंत्री या कोई सामान्य व्यक्ति, यानी जो मंत्री के पद पर नहीं है वो व्यक्ति भी साधारण विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन जब हम धन विधेयक की बात करते हैं तो इसे केवल मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। यानी सदन में मंत्री के द्वारा ही, जो सरकार में जो उस भाग है सरकार का, यानी जो मंत्री है नियुक्त, वही व्यक्ति धन विधेयक को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात अगर हम बात करें तो साधारण विधेयक से संबंधित साधारण विधेयक को पेश करने के लिए यानी राष्ट्रपति की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है। यानी जो राष्ट्रपति की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम साधारण विधेयक को पेश करते हैं तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जो सिफारिश करे या उसकी अनुमति दे तभी साधारण बिल जो है वो पेश किया जा सकता है। लेकिन जब हम धन विधेयक की बात करते हैं, मनी बिल की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। ये बात याद रखना है। अब अगर हम बात करें फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो क्या है, तो देखिए, साधारण बिल के मामले में राज्यसभा द्वारा इसे संशोधित किया जा सकता है, इसे अस्वीकार भी किया जा सकता है। यानी देखिए, जब कोई भी विधेयक जब किसी सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है, अगर हम साधारण विधेयक की बात करें तो जब साधारण विधेयक सपोज दैट कि अगर लोकसभा में किसी मंत्री या जो भी अन्य सदस्य है उसके द्वारा पेश किया गया, तो हर एक विधेयक 3 पाठक बताए गए हैं जो 3 पाठक से गुजरता है। यानी प्रथम पाठन में, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन है। तो फर्स्ट पाठन में जिसमें होता है, जिसमें जो है कोई विधेयक जब अनुमति दी जाती है या वो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है या उसका प्रस्तुतिकरण होता है, ये प्रथम जो है पाठन कहलाता है। दूसरे नंबर पे जो है जब दूसरा पाठन होता है तो उसमें चर्चा होती है, बहस होती है, उस पर समिति के द्वारा जांच होती है और उसकी जो है उस पर विचार किया जाता है। लेकिन जब हम तीसरी बात करते हैं तो वहाँ पे जब तीसरे नंबर का जो तृतीय पाठन होता है, वहाँ पे जो है विधेयक को पेश किया जाता है और वहाँ पे उसमें संशोधन की बात नहीं की जाती, नहीं उसे स्वीकृत और अस्वीकृत करने का जो प्रोसेस होता है वही फॉलो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब 3 स्टेप हो जाते हैं किसी भी सदन में तृतीय पाठक के बाद,
और फिर वो बिल को यानी विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी सेम यही प्रोसेस चलता है, वहाँ भी तृतीय पाठन इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। तो उस दूसरे सदन में अगर वो चाहे तो वो उस विधेयक को स्वीकार कर लें। उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं, या तो वो विधेयक को एज इट स्वीकार कर ले, ठीक है, और उसे दूसरे सदन में यानी प्रथम सदन में जहाँ से आया उसको वापस कर दे, या फिर वो संशोधन करके जो है उस प्रथम सदन को भेज दे, या फिर उसको अस्वीकार कर दे, या फिर उस पर कोई कार्रवाई ना करे, ठीक है। ये साधारण विधेयक के मामले में ऐसा होता है, ठीक है। अगर जैसे अगर सपोज दैट साधारण विधेयक है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और 6 मंथ बीत गया है, तो फिर वनी गतिरोध यानी किसी भी बिल को 6 मंथ पे कोई कार्रवाई ना होने के कारण कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है, उस बिल पे सहमति नहीं बन पाई है, तो इस मामले में संयुक्त बैठक की एक जो व्यवस्था है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब कभी बात आती है कि संयुक्त बैठक के विधेयक की जो बात होती है वो आखिर क्या धन विधेयक के मामले में भी होती है क्या? तो आंसर होगा नहीं। संयुक्त बैठक हमेशा साधारण विधेयक के मामले में ही होती है, यानी जब कोई साधारण विधेयक होता है और उस पर जो आम सहमति दोनों सदनों में नहीं बन पाती है और 6 मंथ बीत चुका है, तब जो है उस पर जो है संयुक्त बैठक की जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के जो स्पीकर्स हैं वो करते हैं। तो ये बातें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें कहना चाह रहे थे कि जो साधारण विधेयक का जो हम देखें तो इसमें राज्यसभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है या फिर उसे अस्वीकार किया जा सकता है। ये किसके मामले में है? ये साधारण विधेयक के मामले में है। लेकिन जब हम धन विधेयक के बारे में बात करते हैं तो इसे राज्यसभा के द्वारा ना तो संशोधन किया जा सकता है और ना ही तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा रिमेंबर रखिए कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है, ना ही तो उसको संशोधित कर सकता है और ना ही तो उसको अस्वीकार किया जा सकता है। राज्यसभा इसे सिफारिशों के साथ यानी राज्यसभा जो है इसके सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना विधेयक को लौटा सकती है, जिन्हें लोकसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया सकता है। मतलब अगर वो चाहे तो अगर उसमें कुछ सिफारिश कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, और वो जो है विधेयक को वापस लौटा सकता है। तो ये जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरे सदन को कि वो संशोधन कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पर कोई राइट नहीं है राज्यसभा को, ठीक है। ये बात याद रखना है। पहली बात लास्ट अगर हम इस पॉइंट में बात करें जो उसमें डिफरेंस है, और हम पहले बात करेंगे साधारण विधेयक के मामले में। तो साधारण विधेयक जब होता है तो देखिए जैसा कि अभी पहले इसमें डिस्कस हुआ कि कोई जब साधारण विधेयक है तो राज्यसभा में अधिकतम 6 मंथ के लिए वो रोक कर रख सकता है, यानी 6 मंथ पे उस पर कोई सहमति नहीं हुई, गतिरोध उत्पन्न हुआ है, तो वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त बैठक की बैठक बुलाई जा सकती है, यानी 6 मंथ तक वो रोक के रख सकता है। लेकिन हम जब धन विधेयक के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोक के रख सकती है। कितना दिन? 14 दिन, यानी 14 डेज के लिए ही वो रोक कर रख सकती है। क्वेश्चंस बहुत बार बनता है इसमें, बहुत ही क्लियरली इसमें जो है पूछा जाता है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा में कितने समय तक वो रोक कर रख सकती है। तो 14 डेज के लिए ही जो है रोक कर रख सकती है। 14 डेज के बाद उसे कोई हक नहीं है उस धन विधेयक को राज्यसभा में रोकने का। तो ये डिफरेंसेस हैं। आई होप अच्छे समझ आए होंगे। अगर इनको हम एक बार रिवाइज करना चाहें तो एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए धन विधेयक के मामले में धन विधेयक लोकसभा राज्यसभा कहीं भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक के मामले में, ठीक है, साधारण विधेयक को कहीं भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। लेकिन जब हम धन विधेयक की बात करते हैं तो इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा जो साधारण विधेयक है उसे मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी, यानी जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा भी पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को सिर्फ मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है। धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर जो है इसे जो साधारण विधेयक होता है वो राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा ना संशोधित किया जा सकता है और ना ही तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। राज्यसभा सिफारिश के साथ इसे जो है बिना संशोधन के उसे दूसरे सदन को यानी लोकसभा को वापस लौटा सकती है। लोकसभा जो है वो अस्वीकार भी कर सकती है जो सिफारिश करेगी, या फिर इसे स्वीकार भी कर सकती है, ये उसकी मर्जी पे है।
और फिर साधारण विधेयक के मामले में राज्यसभा अधिकतम 6 मंथ के लिए वो रोक कर रख सकता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में जो राज्यसभा है वो सिर्फ ओनली 14 डे यानी 14 दिन के लिए वो ही रोक कर रख सकता है। तो आई होप ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका मेंशन किया गया है। तो धन विधेयक में जैसे जो कराधान और जो सार्वजनिक व्यय से संबंधित मामले होते हैं वो धन विधेयक में आते हैं, लेकिन वित्त विधेयक अगर बात करें तो उसको अनुच्छेद 117 में रखा गया है। तो ये बात याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की बात की गई है, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। तो ये इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। नमस्कार सभी को, गुड नाइट।